हेलो गाइस, मैं प्रतिभा और आप सभी का स्वागत है विटी बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो बिल्कुल शॉर्ट है और टू द पॉइंट। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। बायोडाइवर्सिटी बच्चों, ये शब्द है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। सो वी कैन डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एज द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इसका मतलब है कि अर्थ पर जितनी भी स्पीशीज़ हैं, चाहे वो प्लांट्स की हों, एनिमल्स की हों या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हों, उन सब को मिलाकर हम अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब तक करीब 17 से 18 लाख डिफरेंट स्पीशीज़ हमें नोन है। इसका मतलब यह है कि हम इनको डिस्कवर कर चुके हैं और दे आर वेल डिस्क्राइब्ड ऑल्सो। तो हम इसे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ पर केवल इतनी ही स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो हम अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। साइंटिस्ट रेगुलरली न्यू न्यू स्पीशीज़ डिस्कवर करते रहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ स्पीशीज़ इससे डिफरेंट होगा, है ना, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसका हमें अभी आइडिया नहीं है। अब बच्चों, 17 से 18 लाख स्पीशीज़ हैं, तो क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम हर एक स्पीशीज़ को एक एक करके पढ़ें? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है और यदि हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो हमें ज़रूरत होती है कि हम इन स्पीशीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो साइंस है उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। लेकिन टैक्सोनॉमी की प्रोसेस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, पहला है बच्चों आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन और तीसरा है नॉमेनक्लेचर। अब तीनों को समझते हैं। देखिए, आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कोई नई स्पीशीज़ है या नहीं। ठीक है, जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर आप उसके कैरेक्टर्स देखेंगे कि किस कैटेगरीज की स्पीशीज़ के साथ या ऑर्गेनिज्म के साथ इसके कैरेक्टर्स मैच होते हैं। फिर आप उसको उस कैटेगरी में क्लासीफाई कर देंगे। लास्ट में आप उसको नाम देंगे। नामकरण की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। आओ बच्चों, अब नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सपोज करिए कि मुझे किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखना है, तो क्या ये रीजनेबल होगा कि मैं अपनी मनपसंद का कोई भी नाम उसका रख दूं, चिंटू, मिंटू? क्योंकि सपोज करिए मैंने नाम चिंटू रखा, ठीक है, और आपने उसका नाम मिंटू रख दिया, उस ऑर्गेनिज्म का नाम, तो जब हम आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा या नहीं? डेफिनेटली इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि नाम साइंटिफिक होना चाहिए और दूसरा सबसे बड़ी बात वो यूनिवर्सल होना चाहिए। इट मीन्स पूरी दुनिया में उस ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं और कुछ क्राइटेरिया हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, और उन प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया को फॉलो करने के बाद हम ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं। तो एनिमल्स के लिए जो प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया दिए हुए हैं वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में दिए हुए हैं, और प्लांट्स के लिए इसी तरीके से इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसे हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ये मेथड कैरोलस लीनियस ने दिया था, और जैसा कि बच्चों आप नाम में ही समझ पा रहे होंगे, नाम से ही, सॉरी, बाई मीन्स दो, तो इसमें नाम के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है उसको जेनेरिक नेम या जीनस बोलते हैं, और जो दूसरा कंपोनेंट है उसको स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज बोलते हैं। आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, मैंगो ले लिया मैंने, मैंगो का साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट है, पहला है मैंगीफेरा और दूसरा है इंडिका। जो मैंगीफेरा है वो है जेनेरिक नेम और जीनस नेम, और इंडिका है मैंगो का स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज नेम। बच्चों, ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नाम लिखते समय
हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो आइए अब हम उन रूल्स को पढ़ लेते हैं। देखिए, साइंटिफिक नेम जनरली लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने लैटिन लैंग्वेज को ही क्यों चूज़ किया है। तो देखिए, लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। इट मीन्स आजकल दुनिया के किसी भी देश में लैटिन भाषा का यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पर पार्शियलिटी का क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, इसीलिए हमने लैटिन भाषा को चूज़ किया है। दूसरी बात, साइंटिफिक नेम का जो पहला वर्ड है वो जीनस नेम है और जो दूसरा कंपोनेंट है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। तो ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बच्चों, साइंटिफिक नेम को लिखते समय हमें ध्यान देना होता है कि हम चाहे वो जीनस नेम है चाहे स्पीशीज नेम है, हम उनको सेपरेटली अंडरलाइन करें। वहीं जब हम इनको टाइप कर रहे हैं तो ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जीनस का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, वहीं स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल में होता है। मैं यहाँ एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे मैंगीफेरा इंडिका है, तो मैंगीफेरा का एम इज कैपिटल बट इंडिका का आई इज इन स्मॉल लेटर। नेक्स्ट बच्चों, जिस भी साइंटिस्ट ने उस ऑर्गेनिज्म को फर्स्ट डिस्क्राइब किया होता है उसका नाम साइंटिफिक नाम के पीछे लिखा जाता है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हमने लिखा है मैंगीफेरा इंडिका लिनियस। ये एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ लिनियस है ना। तो जिस भी साइंटिस्ट ने उस ऑर्गेनिज्म को पहली बार डिस्क्राइब किया होता है उस साइंटिस्ट का नाम हम साइंटिफिक नेम के पीछे एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। टैक्सोनॉमी बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा है कि टैक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज को हम टैक्सा के नाम से भी जानते हैं और जो साइंटिस्ट टैक्सोनॉमी का काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिस्ट। जो पुराने टैक्सोनॉमिस्ट थे वो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते समय केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का ध्यान रखते थे। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स जो बाहरी हमें कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं उसके, तो उस टैक्सोनॉमी को हम क्लासिकल टैक्सोनॉमी बोलते थे। लेकिन जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को तो ध्यान में रखती ही है, इसके अलावा ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म की ऑन्टोजेनी मीन्स एक सिंगल सेल से पूरा एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनने की जो प्रोसेस होती है उसे ऑन्टोजेनी कहते हैं, और उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इट मीन्स वो कैसे इन्वायरमेंट में रहता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मॉडर्न टैक्सोनॉमी में यूज़ होती है। तो आइए बच्चों अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ लेते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। इन सभी कैटेगरीज को साइंटिफिकली हम टैक्सा भी बोलते हैं और टैक्सा का सिंगुलर फॉर्म है टैक्सॉन। इट मीन्स किंगडम भी एक टैक्सॉन है, फाइलम भी एक टैक्सॉन है, डिवीजन भी एक टैक्सॉन है, क्लास भी एक टैक्सॉन है, फैमिली भी एक टैक्सॉन है, स्पीशीज भी एक टैक्सॉन है। अब बच्चों आपने ध्यान दिया होगा एक लेवल पर मैंने फाइलम और डिवीजन दोनों लिखे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फाइलम का यूज़ हम एनिमल्स के केस में करते हैं और डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो सारी कैटेगरीज हैं, जो सारे टैक्सा हैं, ये डिफरेंट लेवल को डिनोट्स करते हैं। ठीक है, लेवल्स मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाती हूँ। जैसे सपोज करिए मैंने किंगडम लिया एनिमेलिया, ठीक है, तो एनिमेलिया के अंदर सारे एनिमल्स आ जाएंगे, जितने एनिमल्स हैं वो सब किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। लेकिन वहीं मैं यदि फाइलम कॉर्डेटा लेती हूँ तो केवल वही एनिमल्स कॉर्डेटा के अंदर आएंगे जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। इट मीन्स फाइलम की जो रेंज है वो किंगडम से छोटी हो गई। हम यदि क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज ऐसे देखेंगे तो हम पाएंगे क्लास की रेंज फाइलम से छोटी है, ऑर्डर की रेंज क्लास से छोटी है, इस तरह स्पीशीज की रेंज सबसे छोटी है, यानी स्पीशीज सबसे छोटी रैंक है। ठीक है, किंगडम सबसे बड़ी रैंक है।
किंगडम के अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स आएंगे, जबकि स्पीशीज में एनिमल्स का नंबर कम हो जाएगा। तो ठीक है, तो जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं रैंक का लेवल बढ़ता है, और किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाएंगे तो रैंक का लेवल छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये सारी जो कैटेगरीज हैं एक हायरकी में अरेंज की गई हैं। उस हायरकी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरकी। बच्चों, आपको ये हायरकी याद हो जाए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देना चाहती हूँ। आप इसे याद कर लीजिए तो आपको ये सीक्वेंस हमेशा याद रहेगा। कीप द पॉट और डिश क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक्स। सो हियर K stands for kingdom, P stands for phylum, D stands for division, C stands for class, O stands for order, F stands for family, G stands for genus and S stands for species. I hope आपको ये याद हो जाए। अब बच्चों, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में एक चीज़ है जो आपके लिए समझना जरूरी है। देखिए, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ये हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। ये डिफरेंट डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है कि किस कैटेगरी पर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होंगे, तो आप क्या जवाब देंगे? चलिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, मैं एक स्पीशीज़ लेती हूँ, मैं आपको ये एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। मैंने एक स्पीशीज़ ली, होमोसेपियंस, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि हम जितने भी ह्यूमंस हैं एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं? जैसे हम सबकी दो आँखें हैं, एक नाक है ना, दो कान हैं, दो हाथ हैं, तो हमारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स एक जैसे हैं। तो हम कहेंगे कि स्पीशीज़ एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। सपोज करिए मैंने मैंगीफेरा इंडिका एक स्पीशीज़ ली, तो आप पाएंगे कि जितने भी आम के पेड़ हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। देखिए, सबका वेनेशन एक जैसा होगा, फाइलोटैक्सी एक जैसी है, एक ही सीजन में फ्रूट्स आते हैं। तो इट मीन्स कॉमन कैरेक्टर्स स्पीशीज़ लेवल पर सबसे ज़्यादा होते हैं। अब हम इसको दूसरी तरीके से भी समझते हैं। देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया था होमोसेपियंस का। होमोसेपियंस किस किंगडम में आता है? अब हम किंगडम की बात करते हैं। होमोसेपियंस आएगा एनिमेलिया किंगडम में, ठीक है। लेकिन एनिमेलिया किंगडम में ह्यूमंस के अलावा फिशेस भी आती हैं, बर्ड्स भी आती हैं, रेप्टाइल्स भी आते हैं, ठीक है। तो क्या हम फिश जैसे हैं? क्या हम रेप्टाइल्स जैसे हैं? या क्या हम बर्ड्स जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। तो इट मीन्स किंगडम एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर कॉमन कैरेक्टर्स सबसे कम होंगे। सिमिलरली हम मैंगीफेरा इंडिका के केस में भी देख सकते हैं। सारे प्लांट्स, चाहे वो मॉस हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक है, चाहे जिम्नोस्पर्म्स हैं, चाहे एंजियोस्पर्म्स हैं, वो सब किंगडम प्लांटे में आते हैं। लेकिन डेफिनेटली वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। हम एक बार में देख के ही बता सकते हैं, ठीक है, कि ये जिम्नोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म है, ये मॉस है, ये टेरिडोफाइट है। तो इट मीन्स किंगडम वो लेवल है जहाँ पर कॉमन कैरेक्टर्स कम होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एज वी आर मूविंग फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज, वाइल व्हेन वी मूव ऑन फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में लाइन का क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लाइन का क्लासिफिकेशन एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, या फिर लाइन की कोई टेक्सोनॉमिक कैटेगरी लाइक फाइलम भी पूछा जा सकता है। लाइन का फाइलम बताइए, क्लास बताइए, फैमिली बताइए, या लाइन का साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझ लेते हैं। तो किंगडम है लाइन का एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा ग्रुप में वो एनिमल्स आते हैं जिनके पास एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो वो एनिमल्स हैं कॉर्डेट्स और उनका फाइलम है कॉर्डेटा। फिर लाइन की क्लास है ममेलिया। ममेलिया वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं जिनके पास एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं और जिनका एक्सोस्केलेटन हेयर्स का बना होता है, ठीक है। तो हमें इस क्लासिफिकेशन से पता चल रहा है कि लायन के क्या क्या फीचर्स हैं। क्योंकि वो कॉर्डेटा ग्रुप में है तो इट मीन्स उसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। क्योंकि वो मैमेलिया क्लास का है, इट मीन्स उसके पास एक्सटर्नल ईयर्स भी हैं और उसका एक्सोस्केलेटन हेयर्स का बना हुआ है। फिर लाइन का ऑर्डर है कार्निवोरा। कार्निवोरा वो एनिमल्स हैं जिनके कैनाइन टीथ काफ़ी शार्प और पॉइंटेड होते हैं। लाइन की फैमिली है फैलिडी, जीनस पैंथेरा और स्पीशीज लियो। बच्चों, लायन के अलावा टाइगर और लेपर्ड भी
जीनस पैंथेरा में रखे गए हैं, ठीक है, लेकिन इनकी स्पीशीज़ डिफरेंट है। टाइगर की स्पीशीज़ का नाम है टिग्रिस, तो इसका साइंटिफिक नाम हो गया पैंथेरा टिग्रिस, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं। लेपर्ड की स्पीशीज़ है पार्डस, तो इसका साइंटिफिक नेम हो गया पैंथेरा पार्डस। ठीक है बच्चों, यहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने साइंटिफिक नेम को इटैलिक्स में लिखा हुआ है। ये हमें इटैलिक्स में लिखने होते हैं, और जब हम इसे हाथ से लिखते हैं तो डेफिनेटली हम इनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब लाइन के अलावा प्लांट का भी क्लासिफिकेशन आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखिए 3 प्लांट स्पीशीज़ दी हुई हैं, पोटैटो, ब्रिंजल और मकवी। पोटैटो मीन्स सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल सोलेनम मेलोंजिना और मकोई सोलेनम नाइग्रम। तो साइंटिस्ट ने देखा कि इन तीनों प्लांट स्पीशीज़ के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो इन्होंने इन तीनों प्लांट स्पीशीज़ को एक जेनरा सोलेनम में रखा। फिर उन्होंने देखा कि सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, इन 3 जेनरा के मॉर्फोलॉजिकल यानी कि वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स ये आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए इन्होंने सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा को एक फैमिली सोलेनेसी में रखा। फिर साइंटिस्ट ने देखा कि सोलेनेसी फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरी फैमिली कॉन्वॉल्वुलेसी से काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो साइंटिस्ट ने इन दोनों फैमिलीज़ को एक ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में डाल दिया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है और उसमें उन्होंने कुछ एक्चुअली ऑर्गेनिज्म लाइक मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट, इन चारों को क्लासीफाई किया हुआ है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको याद करनी होगी। बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में एक टर्म दिया हुआ है सिस्टमैटिक्स। आइए अब इसको समझते हैं। देखिए, हम ह्यूमन बींग्स काफ़ी क्यूरियस होते हैं। हम ना केवल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जानना चाहते हैं, बल्कि उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, हम इसको भी जानना चाहते हैं। तो ये जो ब्रांच है स्टडी की सिस्टमैटिक्स, ये वही करती है। ये दिस टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स वाइल क्लासीफाइंग देम। ठीक है, आपको समझ आया? ऑल राइट। देखिए, सिस्टमैटिक शब्द जो है वो लैटिन वर्ड सिस्टमा से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब ही है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लीनियस ने भी एक बुक पब्लिश की थी और उस बुक का टाइटल था सिस्टमा नेचरे। बच्चों, यहाँ चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे आपके डाउट्स। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। मैं चैप्टर का थर्ड पार्ट, जो कि आखिरी पार्ट होगा, उसको लेकर जल्दी ही आपके सामने हाजिर होंगी। प्लीज़, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।